हेलो, वेलकम है सभी का। आज हम 8th चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, तो कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने देखा। अचल चित्रों की मॉडल से हम इस सृष्टि चक्र को देख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, हम 113 पेज पे हैं। आत्मा की विलग होकर स्थानांतरण करने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ द सोल टू मूव। जब हम विभिन्न भौतिक अनुभवों का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हर किसी के पास दूरदर्शिता यानी क्लियरवॉयंस अथवा ध्यान यानी ट्रांस का अनुभव करने की संभावना नहीं है। अनेक लोगों के एक्सपीरियंस हम कभी डायरेक्टली सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, किसी और से सुनते हैं, तो पता चलता है कि बहुत थोड़े ही लोग हैं जिन्हें ऐसे अनुभव होते हैं। सभी को ये नॉर्मल नहीं है ऐसे अनुभव होना कि कहीं यहाँ बैठे हुए कहीं और का उन्हें समझ में आता है, या ट्रांस में चले जाते हैं तो कुछ और दुनिया उन्हें दिखाई देती है। ऐसा मालूम होता है कुछ लोग दूसरे की तुलना में इन अनुभवों के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं, यानी मोर प्रोन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस। ये वो आत्माएं हैं जो दूसरों की तुलना में स्वयं को शरीर से या शरीर के अचल चित्रों से अधिक आसानी से विलग कर सकती है। तो अचल चित्र, शरीर भी उस अचल चित्र का पार्ट है, तो कोई उस शरीर से अपने को विलग कर सकता है, या कोई उस अचल चित्र से ही कंप्लीटली अपने से को विलग कर सकता है, यानी अलग हो सकता है। इस प्रवृत्ति को हम आत्मा के विलग होकर स्थानांतरण करने की क्षमता कहेंगे, यानी यहाँ से डिटैच होकर कहीं और किसी और का अनुभव। कुछ आत्माएं स्वाभाविक रूप से विलग होकर स्थानांतरण कर सकती है, और ऐसे अनुभव कुछ परिस्थितियों अथवा बाह्य कारकों यानी फैक्टर्स से प्रेरित हो सकते हैं। कोई इनहेरेंटली हो सकता है विलग अपने आप, पर किसी को कुछ बाह्य फैक्टर्स की वजह से मदद मिलती है, या उनकी वजह से वो विलग हो जाते हैं। तो कौन से है वो फैक्टर्स? मृत्यु का निकट से अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, चेतना को उत्तेजित करने वाली दवाइयाँ, नींद आदि जैसे कारक है जो उन आत्माओं को भी विलग होकर स्थानांतरण करने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं जो अन्यथा विलग होने के लिए प्रवृत्त नहीं है। तो ये दो डिफरेंस बता रहे हैं। एक है कि जो जिनके पास दूरदर्शिता या जो ध्यान में जा सकते हैं, और दूसरे हैं जो दवाइयों के असर से या फिर इवन नींद में वो उन्हें मालूम भी नहीं होता है, बट वो उस अचल चित्र से या उस शरीर से वो विलग हो जाती है उस समय। तो ये एक जैसे फाउंडेशन बताया। अब उसके ऊपर हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान, द प्रोफेसीज एंड द प्रेडिक्शंस। सदियों से मनुष्य उन पूर्वानुमानों की उल्लेखनीय सटीकता से बहुत विस्मित रहे हैं जो या तो उनके समय में की गई थी अथवा सुदूर अतीत में की गई भविष्यवाणियां जो सच हुई। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो राजाओं, वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से चकित
करता है वह है फ्रांस देश का नॉस्ट्रोडामस। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और उनका जीवन काल 60 वर्ष से भी कम रहा। उनकी भविष्यवाणी में उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद धरती पर होने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को सविस्तर वर्णन किया है। उनके काव्यात्मक रचना में पाया गया है कि उन्होंने नामों और संख्याओं का तथा कई महत्वपूर्ण सुरागों यानी क्लूज का सटीक उल्लेख किया है। सटीक यानी एकदम अचूक, परफेक्ट प्रेडिक्शन। उन्होंने डी गॉल, फ्रैंको एवं पास्टर इंस्टीट्यूट इत्यादि विशिष्ट नामों के बारे में बताया है, जबकि यह देखा गया कि ये घटनाएं उनके मृत्यु के सदियों बाद घटित हुई। संभावनाओं का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तत्कालीन पूर्वानुमान की व्याख्या कर सकता है। यानी अभी हम कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं और हमारे ही काल में अगर कुछ होता है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन है, पता है क्या 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 चल रहा है। तो ठीक है ना, सच भी हो गया तो भी वी कैन से कि हाँ प्रोबेबिलिटी थी सच होने की। लेकिन पेरिस की पास्टर इंस्टीट्यूट, जिससे पास्टर के जन्म के 2 शताब्दी पहले ही बना दी गई थी, ऐसी भविष्यवाणी को नकारना मुश्किल है। विश्व के परंपरागत प्रतिरूपण यानी ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ द यूनिवर्स में भविष्यवाणी और पूर्वानुमान का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अक्सर जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वह यह कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को नकारा दिया जाए अथवा उसे निरर्थक मान कर अस्वीकार किया जाए। यानी जब जो भी साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं वो नहीं, ये सारी बातों को मानते नहीं हैं। उनको लगता है ये उनका भ्रम है या कुछ अपने आप मन से उन्होंने कुछ ये बातें वो बता रहे हैं, उन्हें लगता है वो बेसलेस है। इस तरह से वो उसे डिनाई करते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं ये ऐसी बातों को। अचल चित्रों के प्रतिरूपण यानी मॉडल ऑफ स्टिल्स के साथ देखने पर इन्हें नकारने की हमें जरूरत नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में पूर्वानुमान का अनुभव करने के लिए अधिक प्रवृत्त प्रोन होती है। आत्मा की विलग होने की क्षमता इसके लिए एक निश्चित आवश्यकता है। जैसे पहले चर्चा की थी, सभी अचल चित्र हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। इसलिए भूतकाल एवं भविष्यकाल संपूर्ण चक्र के अचल चित्र हर एक पल अस्तित्व में होते हैं। आत्माएं सामूहिक रूप से इस चक्रीय पथ पर यानी साइक्लिक ट्रैक पर यात्रा करती है। रेल के एक चक्रीय पथ की कल्पना करें जिस पर चल रहे रेल के डिब्बे में कुछ यात्री बैठे हैं। उनका डिब्बा जिन क्षेत्रों से गुजरता है वे वहां के दृश्य और प्राकृतिक वातावरण को निहारते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं तो जो भी आसपास है, जैसे जैसे हम वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं क्या है जहां से हम जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यात्रियों में से एक गाड़ी के ऊपर चढ़ने और दूर तक देखने में समर्थ है, या चारों ओर उड़ सकता है और डिब्बे में वापस आ सकता है।
तब डिब्बे के वहां पहुंचने के बहुत पहले बहुत दूर के दृश्य का वर्णन करने में समक्ष होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया और अंदर आके आपको बताया कि ये आने वाला है। तो ये उदाहरण कनेक्ट करने के लिए है कि जो आत्मा विलग हो सकती है, उसमें आत्माओं के गुरुत्वाकर्षण से, शरीर के अचल चित्रों से दूर हो जाने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति बहुत सटीकता से पूर्वानुमान कर सकता है, उसके पास पथ के अचल चित्र और पथ के बाहर वाले अचल चित्र के बीच के भेद को समझने की क्षमता होती है। ये भविष्यवाणी कई करते हैं ना, किसी की भविष्यवाणी सच्ची हो सकती है, किसी की सच्ची नहीं भी हो सकती है। कोई होते हैं उनके हमेशा वो बिल्कुल सही बताते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसमें फर्क क्या है? एक तो मेन फाउंडेशन है कि आत्मा में विलग होने की शक्ति चाहिए, या वो क्षमता जो है ना, वो उसके अंदर है उस आत्मा में, कि वो शरीर से विलग हो सके, या वो जिस अचल चित्र में है उस अचल चित्र से वो विलग हो सके। और वो जैसे ही वो वहां से विलग होता है, वो कहीं और जाके देख सकता है। भविष्यवाणी यानी उस वो आगे जाकर देख सकता है कि आगे क्या आने वाला है। तो आगे तो अचल चित्रों की दुनिया तो बेहद है, बट अगर वो उस या आत्माओं के पथ के बारे में वो अगर देख सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि हाँ, उसने जो कहा वो सच हुआ। पर कोई और होगा, वो कहीं और के अचल चित्र देख के आएगा, कहीं कोई और स्टिल्स अगर उसे दिखाई दी, पर उसे पता नहीं चला डिफरेंस कि ये पथ के बाहर का है, तो उसकी भविष्यवाणी, क्योंकि आत्माएं वो अनुभव नहीं करेंगी बाद में, तो कहा जाएगा कि भविष्यवाणी उसकी सही नहीं थी। पूर्वानुमान सदृश एक और क्षमता होती है, वह है दूर से देखने की क्षमता। वर्तमान समय में अन्यत्र स्थान पर हो रही घटनाओं एवं दृश्यों का वर्णन वे कर सकते हैं। यानी यहाँ बैठी हैं और कहीं और क्या चल रहा है उन्हें पता होता है। उनके पास जाके हम पूछ सकते हैं कि हमारा ये गुम हो गया है, तो ये कहाँ होगा, तो समहाउ उनको दिखता है वो कहाँ है। तो दूर से वो देख सकते हैं। आई एम श्योर कि बहुत तूने ये सुना होगा अनुभव किसी और का, या स्वयं को भी हुआ होगा। इसे दूरदर्शिता यानी क्लियर वॉयंस कहा जाता है। इसका तंत्र मैकेनिज्म भी समान ही है, क्योंकि आत्मा विलग हो सकती है और शरीर के जकड़न से दूर जा सकती है। इसलिए वह आकाश तत्व में यात्रा करती है, परंतु उसी अचल चित्र के अंदर रहती है। तो उस समय क्या हो रहा है वो उसे पता है। उसका शरीर किसी एक स्पेस में है, बट वो दूसरे स्पेस में जाकर देख सकती है कि वहां क्या हो रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन है अन्य अनुभव, अदर एक्सपीरियंसेस। पिछले 50 वर्षों में अधिकाधिक लोग तथा कथित मृत्यु के निकट से किए हुए अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसे एनडीई कहते हैं, उसे बताने के लिए सामने आ रहे हैं। बहुतों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है और सुना रहे हैं, वो पब्लिश करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। एनडीए का एनडीई का अनुभव किए हुए 90% से भी ज्यादा लोग अपना सकारात्मक अनुभव बताते हैं, और बाकी 10% लोगों के अनुभव नकारात्मक हैं। जिनके सकारात्मक अनुभव है, वे स्वयं को दूसरे जगत में पाते हैं, जो कभी कभी उनकी कल्पना से परे सौंदर्य, रंग, उद्यान, अनेक जन इत्यादि देखते हैं। दूसरे नकारात्मक अनुभवी लोग स्वयं को एक अंधेरे सुरंग यानी टनल से गुजरते हुए देखते हैं।
अत्यधिक पीड़ा भरा संसार, वहाँ राक्षसी प्रवृत्ति के जीव, आग, उबलते तरल पदार्थ, भयावह और जहरीले जानवर इत्यादि देखते हैं। इन सभी अवलोकनों को अचल चित्रों के प्रतिरूपण यानी मॉडल ऑफ स्टिल से समझाया जा सकता है। मृत्यु के समय आत्मा अपेक्षाकृत विलग हो सकती है, यानी रिलेटिवली लबाइल होती है, क्योंकि शरीर तो छूट ही रहा है। तो उस समय आत्मा को शरीर से विलग होना कंपैरेटिवली आसान है। और उसी अचल चित्र को शरीर के बाहर से देख सकती है, अथवा पथ के बाहर वाले अन्य अचल चित्र वह अनुभव कर सकती है। इसी तरह के स्वरूप में उन लोगों को देखा जा सकता है जो कोकेन जैसी चेतना बदलाने वाली दवाइयां खाते हैं। इन दवाओं में संभवतः थोड़े समय के लिए आत्मा को शरीर से और शरीर के अचल चित्रों से विलग कराने का प्रभाव हो सकता है। यह उनके लिए भी सत्य है जो मिथ्याभ्यास अथवा मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन का अनुभव करते हैं। नींद के कुछ हिस्से के दौरान जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, तब संभवतः ऐसी ही विलगता होती है। स्वप्न की स्थिति में आत्मा को पथ के बाहर के अचल चित्रों का अनुभव हो सकता है। यानी हमें पता भी नहीं है, बट हम सभी स्वप्न तो देखते ही हैं, तो हो सकता है कि कहीं और किसी और अचल चित्र में आत्मा जाकर देखती है। तो देखा हमने कि हर प्रकार का अनुभव इस आत्मा को शरीर से अलग, शरीर से विलग होकर कहीं और जाने की जो क्षमता है, उसके कारण वो हो सकता है। पर साइंस इसे डिनाई करती है। पर अगर इस मॉडल से अगर हम देखेंगे तो देयर इज एक्सप्लेनेशन एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं हो सकता है। इतनों के अनुभव है, कुछ ना कुछ सत्य तो वहां होगा ही। फिर और आगे है, विभिन्न ध्यान यानी ट्रांस की अवस्था में विलग आत्माएं उन अचल चित्रों का अनुभव करती है जो शरीर के अचल चित्रों के बाहर हैं। ये आप समझ रहे हैं ना कि अचल चित्र के एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज देयर। तो कोई ऐसे अचल चित्र है कि जहाँ पे शरीर भी नहीं है। तो ये जो ट्रांस की जो अवस्था है, तो आत्मा ऐसे अचल चित्र में जाती है कि वहां पे शरीर नहीं है। अधिकतर बार यह स्वप्न की स्थिति मिथ्याभास अथवा कल्पना से बहुत अलग नहीं होते हैं। ये ध्यान का अनुभव भी सिमिलर है। ओनली डिफरेंसेस कि कौन सी अचल चित्र का आप अनुभव कर रहे हैं। परंतु कुछ मामलों में ध्यान ट्रांस स्थिति वाली आत्मा को कुछ ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से परमात्मा अचल चित्रों के विशिष्ट पथ पर उनको मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस विषय पर अधिक चर्चा अंतिम अध्याय में की जाएगी। तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट अध्याय के लिए। ये कौन सी स्पेशल ध्यान की अवस्था है या ध्यान का अनुभव है। अभी वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अचल चित्रों की स्वतंत्रता, द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टिल्स। हम जानते हैं कि अचल चित्रों का अस्तित्व अनादि है।
अतः अचल चित्रों की आयु या उनके घटकों यानी कंपोनेंट्स, अचल चित्र में क्या क्या है, उनकी आयु के बारे में बात करना गलत होगा। जो अनादि है उसकी क्या एज हो सकती है? प्रत्येक अचल चित्र का स्वतंत्र अस्तित्व है और न वे अन्य अचल चित्र से निर्मित है और न उनसे प्रभावित होते हैं। सभी अचल चित्रों का अस्तित्व अनादि है। जब उन्हें अपने आप में देखा जाए, सीन ऑन देयर ओन, तो वास्तव में कारण और परिणाम का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अचल चित्रों पर लागू नहीं होता है। इस स्तर पर हमें स्वयं को यह याद दिलाने की जरूरत है कि तथाकथित कारण और परिणाम केवल प्रदर्शित होता है और वह आत्मा की अचल चित्रों से गुजरने के पथ पर आधारित है। जब हम दुनिया को अचल चित्रों के प्रतिरूपण यानी मॉडल ऑफ स्टिल्स के रूप में देखते हैं, तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता है कि किसी विशेष अचल चित्र में किस चीज के अस्तित्व का क्या कारण है। आत्मा इन विभिन्न अचल चित्रों के माध्यम से यात्रा करती है, इसलिए आत्मा द्वारा अनुभवित अचल चित्रों की एक श्रृंखला बनी है। चित्र 28 में हम देखते हैं कि आत्मा ने CDEFG अचल चित्रों से सफर करते हुए एक निश्चित श्रृंखला बनाई है। ये तो सारे जो रेक्टेंगुलर है वो सारे एक एक इंडिपेंडेंट अचल चित्र है। और आत्मा, जो हमने लास्ट सेक्शन में या कल जो पढ़ा था कि लीडर्स होते हैं जो आत्मा के समूह को लीड करते हैं, तो उनके अंदर के जो भी घटक है उनके फैक्टर्स के अनुसार अगला जो भी अचल चित्र होगा, कौन से अचल चित्र में जाना है, वो ऑलरेडी इट्स इट्स इन प्लेस। तो वो जाती है, लीडर आगे जाता है और वो सारी आत्माएं फिर उसके पीछे पीछे एक समूह में गुजरती है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल के लिए कि ये एक निश्चित श्रृंखला बनी। यह विचार करना कि अचल चित्र डी अचल चित्र ई का कारण है, या यह सोचना कि अचल चित्र ई में यदि कुछ है वह अचल चित्र डी में कुछ हुआ है उसके कारण है, यह एक भ्रम है। यह सभी अचल चित्र एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए मानो मिस्टर एक्स पर्दे पर कोई स्लाइड पेश कर रहा है। वह स्लाइड क्रम रहित दिखाता है। उसका उद्देश्य एक का दूसरे के साथ संबंध जोड़ना नहीं है। रैंडम उसके पास स्लाइड्स है, सिर्फ 25 स्लाइड्स है, तो वो सिर्फ बता रहा है, एक के बाद एक स्लाइड्स वो दिखा रहा है। उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि इस ये डिफरेंट स्लाइड से कुछ आप कुछ समझे या आपको उसमें से कुछ उसे बताना है, ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है। तो वह स्लाइड क्रम रहित दिखाता है, उसका उद्देश्य एक का दूसरे के साथ संबंध जोड़ना नहीं है। प्रेक्षक भले अपने मन से उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। बाद में वे प्रश्न कर सकते हैं कि बची हुई स्लाइड के मध्य कोई तालमेल क्यों नहीं था। वे पूछ सकते हैं कि एक स्लाइड में उन्होंने जो महल देखा उसका कारण क्या था। उन्हें उनमें कोई क्रम दिखाई दे सकता है और उस अनुरूप वे स्वयं की कोई विधि निर्धारित कर सकते हैं। इससे यह प्रत्यक्ष होता है कि उनकी परिकल्पना जिसके आधार से उन्होंने अनुक्रम को समझाया वह सच नहीं था।
तो से 10 लोग वो स्लाइड शो देख रहे हैं, तो 10 लोग अपने-अपने विचार से उसकी स्टोरीज़ बना सकते हैं अपने मन में। किसी को किस रीति से दिखाई देगा, किसी को किस रीति से दिखाई देगा और कोई स्लाइड से वो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा कि ये कैसे कहानी में उसे जोड़े। तो ना अगर हर एक अलग-अलग बता रहा है और जो बताना चाह रहा है उसका तो कोई उसके अंदर तो कोई स्टोरी बताने का कोई इरादा ही नहीं है। यानी जो हमारे मन में जो हमने कल्पना की वो सच नहीं है। हम अचल चित्रों के दुनिया को उसी तरह देखते हैं। हमने अपने मन में आत्मनिष्ठ अवधारणाएं यानी सब्जेक्टिव मॉडल बनाई है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका कारण पूर्व अचल चित्रों के आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। यह आधार ने प्रेमाइस गलत है। एक अचल चित्र उसके पूर्व के अचल चित्र का परिणाम नहीं है। एक अचल चित्र का कोई घटक कंपोनेंट उसके अगले अचल चित्र में जो दिखाई देता है उसका कारण नहीं है। इसी प्रकार यदि हम आकाश की ओर देखते हैं और कुछ तारे अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट उत्सर्जित यानी एमिट करते हुए नजर आते हैं, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इन अचल चित्रों में तारे अवरक्त प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। हमें यह जानकारी नहीं मिलती कि 10 लाख वर्ष पूर्व यह तारा आज की तुलना में 1000 गुना बड़ा था और 13 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट में उभरा था कि भविष्य में अंतरिक्ष का विस्तार होगा। ये ये सारी कल्पनाएं हैं। या हम धरती खोदते हैं और कोई तराशा हुआ पत्थर पाते हैं, तो हमें यह पत्थर की आयु के बारे में या उसे तराशने वाले व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानकारी नहीं देता है। हम देखते हैं ना कुछ मिलता है अंदर एक्सकवेशन में, तो पत्थर के बारे में तो सुनाते ही है, बट वो उसको तराशा जिसने होगा उसने भी उसका भी क्या व्यक्तित्व होगा ना, उसका भी कुछ एंटिसिपेशन होता है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि वर्तमान अचल चित्र में उस चित्र का अस्तित्व है। निस्संदेह उस पत्थर के संबंध में संभावना रखने वाले अन्य अचल चित्र मौजूद है, परंतु उसका स्पष्टीकरण हमारे कारण और परिणाम के प्रतिरूपण यानी उस मॉडल के आधार पर देना जरूरी नहीं है। इस उदाहरण में हमें इस प्रकार देखने की जरूरत है कि दो अचल चित्र हमेशा असंबंधित होते हैं। समान रूप से यदि हम हमारी अवधारणा यानी ये मॉडल जो जोड़ने का जो मॉडल हमारा हमारे अंदर बना हुआ है उसे तोड़ते हैं, तो प्रत्येक अचल चित्र को दूसरों से संबंध किए बिना स्वतंत्र रूप से देखेंगे। हमने देखा कि सृष्टि के एक समूह प्रतिरूपण यानी वन सेट मॉडल जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ हम दिन प्रतिदिन के अस्तित्व का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी उससे हम वी कैन मेक सेंस कि दिन रोज क्या हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम कुदरती विभिन्न प्रामाणिक अवलोकनों की व्याख्या करने में असमर्थ है। यानी ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशंस जो है उसका उसका स्पष्टीकरण ये वन सेट मॉडल दे नहीं सकता है। हमने यह भी देखा कि अब तक एक समूह प्रतिरूपण यानी वन सेट मॉडल निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट प्रतिरूपण स्थापित नहीं हुआ है और इसलिए
इसे कोई अन्य प्रतिरूपण के मुकाबले पसंद करने का कोई कारण नहीं है। हमने यह भी जाना कि अचल चित्रों के प्रतिरूपण के साथ अब तक किए गए सभी प्रामाणिक अवलोकनों को समझाने में हम सक्षम हैं। इनमें चमत्कार यानी मिरेकल्स, दूरदर्शिता यानी क्लियरवॉयंस, पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शंस, स्वयं को शरीर के बाहर पाने का अनुभव यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मृत्यु का निकट से अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, मिथ्याभ्यास यानी हेलुसिनेशन, दवाओं के प्रभाव के कारण मिथ्याभास, ध्यान यानी ट्रांस का अनुभव, अज्ञात उड़ान वस्तुएं यूएफओज आदि शामिल है। ये सब का स्पष्टीकरण ये अचल चित्रों का मॉडल दे सकता है। पहले हमने उन्हें असाधारण या चमत्कार के जैसे कुछ स्तरीय प्रमाण देकर नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि इनका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह प्रतिरूपण सभी संभावित अवलोकनों की व्याख्या कर सकता है, तो यह निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मॉडल होने की अधिक संभावना है। किसी भी स्थिति में यह एक समूह प्रतिरूपण से निश्चित रूप से बेहतर प्रतिरूपण है। अचल चित्रों के प्रतिरूपण के आधार पर समय की अवधारणा को हम ऐसे समझेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कैसे समझेंगे कि यह आत्मा की अचल चित्रों से यात्रा करने की गति है। आत्माएं एक समूह के रूप में अचल चित्रों से एक निश्चित गति से यात्रा करती है और सभी एक ही गति का अनुभव करती है। इस प्रकार उन्हें समय की एक निश्चित समझ होती है, जिन्हें विभिन्न कारणवश स्वयं को शरीर के बाहर देखने का अनुभव यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। वे कभी कभी अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव उनके सामने हुआ कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जबकि अन्य ने कुछ सेकंड का ही अनुभव किया। यह ऐसा था मानो उनके लिए समय तनकर लंबा हो गया था। एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 5वीं मंजिल से गिर गया और गिरने पर बच गया। 5वीं मंजिल से भूतल तक गिरने में लगे वक्त के उन सेकंड के दौरान उसने उसका संपूर्ण जीवन कालानुक्रमिक क्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत विस्तार से देखा। यानी पूरा बचपन से लेके अभी तक उसके जीवन में क्या हुआ उसने सब कुछ देख लिया, जैसे कि उन कुछ सेकंड के दौरान उसने 50 वर्ष फिर से जी लिए हों। उससे लंबे समय तक यह अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ। उसे लगा कि वो 50 वर्ष जो उसने देखे उसके जीवन के, वो लंबे समय तक देख रहा था, जबकि दूसरों को कुछ सेकंड का अनुभव हुआ। 5वीं मंजिल से नीचे गिरने में कितने सेकंड्स लगेंगे? तो जो देख रहे थे उसे गिरते हुए उनके लिए फ्यू सेकंड्स, पर गिरते समय उसने उसके पूरे उस जीवन की यात्रा कर ली। उसके लिए वो एक बड़ा समय हो गया। समान परिस्थितियों में कुछ उनके पिछले जीवन का अनुभव करते हैं तो कुछ उनके भविष्य के जीवन का अनुभव करते हैं। उस व्यक्ति को वर्तमान जीवन का अनुभव हुआ, कोई दूसरे हैं उनको पास्ट लाइफ का होता है, कईयों को फ्यूचर लाइफ का भी होता है। जो फ्यूचर का होता है जो बाद में सत्य साबित हुआ।
सर्वकालिक अवलोकनों का स्पष्टीकरण यह होगा कि आत्मा विलग होकर दूसरों की तुलना में बहुत तेज गति से अचल चित्रों के एक बड़े हिस्से से गुजरती है और सुदूर अतीत या तत्काल भविष्य के अचल चित्रों का अनुभव कर लेती है। जैसे कहा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यानी आत्मा की इन अचल चित्रों से गुजरने की जो गति है उससे कहेंगे समय। तो थोड़े से समय में बहुत सारे अचल चित्रों का भी वो ट्रैवल कर सकती है, या फिर अगर सभी आत्माओं के साथ है तो उसी गति से जाती है जो सभी समूह के साथ सारी आत्माएं गुजर रही है। सैद्धांतिक रूप से आत्मा को अचल चित्रों की यात्रा उल्टी दिशा में करना भी संभव है, और तब समय उल्टी दिशा में गुजरता हुआ अनुभव हो सकता है। रिवाइंड करते हैं तो कैसा दिखता है, उसी तरह दिखेगा। बेशक ये सभी तरह के विपथन व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव है। विपथन यानी जो आत्माओं का जो पथ है उस पथ पे नहीं, बट उस पथ से कोई दूसरा पथ कहीं और जाना विलग होकर, तो ये व्यक्तिगत ही कर सकता है। आत्माएं एक समूह के रूप में पथ पर निरंतर सफर करते हुए अपनी चक्रीय यात्रा को पूरी करती है। थोड़ा समय के लिए भी पतन हो सकता है, पर वापस दूसरी आत्माओं का वो जो समूह है उसके गुरुत्वाकर्षण से वो वापस उनको मिल जाती है जिस अचल चित्र में बाकी सारी आत्माएं हैं। हम यह भी समझते हैं कि सामूहिक रूप से आत्माओं द्वारा अनुभव किए गए दिनों की या वर्षों की गिनती अचल चित्रों के भूवैज्ञानिक विवरण यानी जियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन से स्वतंत्र है। यानी अचल चित्र में हम क्या देख रहे हैं, वास्तव में सभी अचल चित्र अनादि है, और इसलिए सभी अचल चित्रों के घटक यानी कंपोनेंट्स भी अनादि है। केवल व्यावहारिक कारणों से या सुविधा के लिए हम विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन करने के लिए एक समूह प्रतिरूपण वन सेट मॉडल का उपयोग करते हैं। जीवाश्म यानी फॉसिल्स, हड्डियों इत्यादि की आयु की जांच एक समूह प्रतिरूपण से की जाती है जो निरपेक्ष प्रतिरूपण नहीं है। अचल चित्रों के प्रतिरूपण यानी मॉडल ऑफ स्टिल से देखा जाए तो जब आत्माएं पहली बार अवतरित होती हैं तब संभव है कि वे जिन अचल चित्रों का अनुभव करती है उनमें मानवीय हड्डियों के जीवाश्म पहले से ही होते हैं। इस प्रकार सामूहिक रूप से आत्माओं द्वारा अनुभव किया गया समय यानी चक्र की अवधि लाखों वर्ष होना जरूरी नहीं है। वह निष्कर्ष एक समूह प्रतिरूपण एवं हड्डियां और जीवाश्म के जांच पर आधारित था। अगर निष्कर्ष निकाला कि हड्डियां या ये एक्सकवेशन में जो मिला है वो लाख साल पुराना है, तो समझ लिया कि ये चक्र या जब से पृथ्वी आई है अस्तित्व में उसका लाख वर्ष हो सकता है। चक्र की अवधि हजारों वर्ष जितनी कम भी हो सकती है। तो ये है एंड ऑफ चैप्टर 8। काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने सुनी, कभी पहले सुनी नहीं होगी, तो एक अलग दृष्टि से देखना है और इसके बारे में विचार सागर मंथन करेंगे तो इट विल बेनिफिट। अब हम
एक मेडिटेशन का अभ्यास है यहाँ पे नीचे, तो हम उस अभ्यास को करेंगे। इस मेडिटेशन में हम मुसाफिर की यात्रा देख रहे हैं। हम आत्मा को एक अदृश्य मुसाफिर की नज़र से देख रहे हैं। वह एक अदृश्य प्रेक्षक भी है। अभी इस क्षण अदृश्य मुसाफिर इस थिएटर को देख रहा है जो उसके चारों ओर है। उसे पता है कि वह जो कुछ भी देख रहा है वह एक कहानी का हिस्सा है। उसमें कोई भी बात शिकायत करने जैसी नहीं है, कोई भी बात चिंता करने जैसी नहीं है। उसके लिए हर एक क्षण तोहफे की तरह है। भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, भिन्न भिन्न प्लॉट्स, कथानक है। अदृश्य मुसाफिर थिएटर के बाहर निकलने का चुनाव करता है और एक सेकंड में वह साइलेंस की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ कहानी और थिएटर की कोई आवाज़ नहीं है। संपूर्ण स्थिरता की दुनिया। वह इस दुनिया को एक आकाश के रूप में देखता है, प्रकाश की दुनिया। वह जानता है कि यह डायमेंशन, यह आयाम टाइमलेस, कालातीत है, एंडलेस, अनंत है। ये दुनिया हमेशा अस्तित्व में है और वह स्वयं अमर है। उसे अमर रहने के लिए कहानी की किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। वह गहरी स्वतंत्रता का, मुक्ति का अनुभव करता है। कहानी से मुक्त, अपने रोल से भी मुक्त, इच्छाएं और निराशा से भी मुक्त। वह जानता है सच्ची शांतिपूर्ण जीवन क्या होती है। हमारी शुरुआत ही सच्ची संतुष्टता और साइलेंट ब्लिस, आनंद की है। उसे पता है कि हर एक का सत्य बेहद सुंदर है। हर एक का अपना पार्ट है और वह पार्ट
हमेशा एक तोहफा है। पूरी कहानी एक तोहफा है। हर एक का अपना घर है जो अलौकिक है, अनादि है। और वह स्वयं मूल रूप से शांत है। जैसे हम हमारी यात्रा आगे जारी रखेंगे, हम यह सुंदर सत्य याद रखेंगे। थैंक यू।